हेलो फ्रेंड्स। उत्तरी छोटानागपुर में हम लोगों ने 5 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट कर लिया है। ये लेक्चर नंबर 6 है। इसमें पढ़ने वाले हम लोग बोकारो जिला। लेक्चर नंबर 6, बोकारो डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो सबसे पहले ये आप समझ लीजिए कि उत्तरी छोटानागपुर में जो आपको हिस्ट्री पढ़ाया गया है, चाहे वो हजारीबाग का हिस्ट्री हो, कोडरमा, गिरिडीह, रामगढ़ का हिस्ट्री हो, तो ये लगभग सभी के लिए सेम है। उत्तरी छोटानागपुर के सभी डिस्ट्रिक्ट। ओके, यहाँ से देखते हैं इसको। हम लोग पहले देखेंगे इसका स्थापना कैसे होता है। तो जंगल महाल जो है एक जिला बनाया गया था, उसमें झारखंड के कुछ जिले शामिल किए गए थे और पश्चिम बंगाल के कुछ जिले शामिल किए गए थे। कब बना था ये? 1805 में। 1805 में जंगल महाल ये जिला बनाया जाता है। ओके, इसका जो हेडक्वार्टर होता है, इसका हेडक्वार्टर ये बांकुड़ा होता है। बांकुड़ा को जंगल महल का हेडक्वार्टर बनाया जाता है। ओके, जंगल महल से ही अलग करके जंगल महल के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर ही कोल विद्रोह के बाद 1833 में 1833 में मानभूम डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता है। तो मानभूम जिला कब बना है? 1833 में बना है। ओके, आगे चल करके 1838 में इसका जो हेडक्वार्टर है मानभूम का, वो पुरुलिया बना दिया जाता है। तो मानभूम का हेडक्वार्टर क्या है? पुरुलिया है। मानभूम का हेडक्वार्टर पुरुलिया। ओके, अब ये जो क्षेत्र है मानभूम का, ओके, तो शुरुआत में तो यहाँ पर जैन धर्म के लोग रहते थे, सरक जनजाति के लोग रहते थे। ओके, लेकिन जैन धर्म से भी पहले, जैन धर्म का तो इतिहास मिल जाता है। ओके, लिखित इतिहास है। लेकिन जैन धर्म के भी पहले ऐसी मान्यता है कि बोकारो और धनबाद के क्षेत्र में कोलर जनजाति के लोग रहते थे। ये मेंशन किया हुआ है, आप इसका ध्यान रखिएगा कि कोलर जनजाति के लोग जो है इस क्षेत्र में रहते थे। और ये सिर्फ बोकारो के लिए नहीं है, ये धनबाद में भी रहते थे। धनबाद में भी इसका जिक्र होगा। धनबाद और बोकारो शुरुआत में सबसे पहले यही आए थे। और इस क्षेत्र में जब यहाँ पर आए थे ये, तो खेती काफ़ी अच्छी होती थी इनके द्वारा, मतलब ये आर्थिक रूप से बहुत ही स्ट्रांग थे। ठीक है, बाद में इनके बाद जैन धर्म का आगमन होता है इन क्षेत्रों में। ओके, बोकारो धनबाद दोनों में, बोकारो धनबाद दोनों में। ठीक है, और जब एक चीनी यात्री हेनसांग, जो कि बोध गया नालंदा के संबंध में ही यहाँ पर आए थे, तो उनका ये कहना है कि जब शशांक का शासनकाल था, शशांक जो कि बौद्ध धर्म के लोगों के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि विनाशक के रूप में कार्य कर रहे थे। बहुत सारे बौद्ध मंदिरों को या फिर बौद्ध स्तूपों को उन्होंने नष्ट करवाया था और उसके जगह शिव मंदिर की स्थापना की। ओके, तो शशांक जो है उनका शासन अकॉर्डिंग टू, ये चीनी यात्री है, इनका ये कहना है कि जब शशांक का शासनकाल चल रहा था, तो उस समय ईस्ट में मिदनापुर और वेस्ट में सरगुजा, तो यहाँ तक इनका शासन स्थापित हो गया था। यहाँ तक इनका शासन स्थापित हो गया था। और इस क्षेत्र में धनबाद भी शामिल था और बोकारो भी शामिल था। ओके, धनबाद और बोकारो। तो हम ये कह सकते हैं कि बोकारो जो है ये किसी समय में शशांक के अधीन रहा था। ठीक है, इसके बाद जैन धर्म के बाद जो है ब्राह्मण समाज के लोग इस क्षेत्र में आते हैं
ब्राह्मण समाज के लोग जो है इस क्षेत्र में आते हैं। ब्राह्मिकल सिविलाइजेशन, ओके। मतलब सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले आया कोलार। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आता है जैन। जैन के बाद कौन आता है? ब्राह्मण समाज के लोग, ठीक है। और यहाँ पर एक फैक्ट ये है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कि जब ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ पर पूरी तरह से बस चुके थे, तो भूमिज ट्राइब और मुंडा ट्राइब, इन लोगों ने आक्रमण किया इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में पूरी तरह से अपना अधिकार जमा लिया। बाद में फिर जब पंचायत के राजा आते हैं तो इनको हटाया जाता है। तो फिलहाल इतना याद रखिएगा कि भूमिज ट्राइब और मुंडा ट्राइब, ये जो है इनको रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस्ड बाय भूमिज एंड मुंडा ट्राइब, ओके। जब मुगल का शासन होता है तो मुगल काल में अकबर के सेनापति मानसिंह जो है इस क्षेत्र से होकर गुजरते हैं। अकबर के शासन में तो मानसिंह एक्चुअली उनको भागलपुर से मिदनापुर जाना था। उनको कहाँ जाना था? भागलपुर से मिदनापुर। और इसी दौरान जो है ये धनबाद में आए थे, ठीक है। इसी दौरान ये धनबाद में आए थे। मानसिंह को ये जो क्षेत्र है मानभूम का, ये अकबर से गिफ्ट के तौर पर मिला था, ठीक है। मानसिंह को मानभूम अकबर से उपहार के तौर पर मिला था, ठीक है। ये अपनी कार्यशैली के लिए इस चीज को ऑब्टेन कर पाए थे, ठीक है। अब ये जो मानभूम है तो इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। ये जो मानभूम है इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सा क्षेत्र? एक है वीरभूम, एक है वीरभूम, फिर मानभूम और सिंहभूम, वीर मान सिंह। वीरभूम, मानभूम, सिंहभूम, ये तीन क्षेत्रों में डिवाइड हो जाता है ये ओरिजिनल मानभूम जो है सो, ठीक है। इसी मानभूम से जो कि बाद में चलकर 1833 में ये एक जिला बनता है, इसी से अलग करके धनबाद जिला बनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि जो मानभूम है, जो 1805 में जंगल महल 1805 में बना था, उससे अलग होकर के 1833 में मानभूम एक जिला बनता है, ठीक है। तो मानभूम जो एक जिला बन चुका है, अब इससे क्या होता है, 1956 में 1956 में ये पुरुलिया और धनबाद में बढ़ जाता है। किसमें किसमें? पुरुलिया और धनबाद, इसमें बढ़ जाता है। तो धनबाद जो है ये कब बनता है? ये बनता है 24 अक्टूबर 1956। 24 अक्टूबर 1956 को बनता है, ओके। अब देखिए यहीं पर ये जो डेट मैंने बताया, ये धनबाद इस दिन बन जाता है, लेकिन जब आप इसके स्थापना दिवस को देखेंगे तो 1 नवंबर मिलेगा कहीं कहीं। ओरिजिनली ये 24 अक्टूबर को बन चुका था। ठीक उसी तरह से जिस तरह मैंने आपको चतरा के लिए बताया था, चतरा में क्या था, 1 जून को वो इस्टेब्लिश होने वाला था, लेकिन 29 मई को ही इस्टेब्लिश हो जाता है 1991। और 30 जून तक जो है अनुमंडल के तौर पर ही काम करता है। ऑफिशियली जो है 1 जुलाई से वो जिला बनता है। तो ये जो वेरिएशन है डेट का, अब किसी ने कुछ पढ़ा, कहीं किसी ने कुछ छाप दिया, तो ऐसे ही ये वेरिएशन अलग होकर जो है कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो आप याद रखिएगा धनबाद 24 अक्टूबर को बना है, और ये जो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर है 1956 का, उसे भी ध्यान में रखना है, ओके। प्रेफरेंस अगर देना हो तो 24 अक्टूबर को देंगे आप, ओके। धनबाद जो है एक नया जिला बन चुका है। इसमें सदर सब डिवीज़न है, ठीक है, एक बाघमारा सब डिवीज़न है। तो सदर में ही चंदन क्यारी और चास, ये दो प्रखंड हैं, ये दो शहर हैं। चास प्रखंड जो है ये बाघमारा का भी हिस्सा है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इस धनबाद से दो शहर निकाल लिए जाते हैं। कौन कौन सा?
एक है चास और दूसरा चंदन क्यारी। चास और चंदन क्यारी, ओके, ये निकाल लिया गया है। उधर हम लोगों ने पढ़ रखा है कि हजारीबाग जो है, हजारीबाग, इससे एक जिला बना है 1972 में, 6 दिसंबर या 4 दिसंबर 1972। कौन सा जिला है ये? गिरिडीह। ये 1972 को बना है। गिरिडीह में एक सब डिवीजन है, बेरमो सब डिवीजन। कौन सा है? बेरमो सब डिवीजन। तो धनबाद का चास और चंदन क्यारी, ये दोनों शहर, और गिरिडीह का बेरमो सब डिवीजन, इन दोनों को मिलाकर एक नया जिला बनाया जाता है जिसको बोलते हैं बोकारो। ओके, ये बोकारो का स्थापना कब हुआ है? 1 अप्रैल 1991। 1 अप्रैल 1991। तो इस तरह से बोकारो जिला की स्थापना होती है, और जो इम्पोर्टेंट हिस्ट्रिकल पॉइंट है ये भी आप लोगों ने समझ लिया। इसके बाद एरिया देख लेते हैं। झारखंड का एरिया कितना है? 79,716 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, 2.41% आता है, और रैंक कितना है इंडिया में? 15th है। ओके, अब बोकारो का देखते हैं। उसके पहले टॉप 5 और बॉटम 5, ये दोनों हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। टॉप 5, इसमें कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है? सबसे पहले आएगा पश्चिम सिंहभूम, 7,224 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, उसके बाद क्या आता है? गुमला। तीसरे स्थान पे रांची है, चौथे स्थान पे गिरिडीह है, और पांचवें स्थान पे पलामू है। ओके, पलामू है। ये टॉप 5 हो गया। बॉटम 5 में सबसे पहले किसका नाम आता है? रामगढ़ का। रामगढ़। ओके, उसके बाद लोहरदग्गा। तीसरे स्थान पे पाकुड़ है, फिर जामताड़ा और धनबाद। ये हो गया। बोकारो का जो एरिया है ये कितना है? बोकारो का एरिया 2883। 2883। ओके, उत्तरी छोटा नागपुर में एरिया वाइज अगर हम लोग इन सभी को लिखें, उत्तरी छोटा नागपुर में, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले किसका नाम आएगा? सबसे पहले नाम आएगा गिरिडीह का। गिरिडीह का एरिया कितना है? 4962। ओके, गिरिडीह के बाद किसका स्थान आता है? चतरा। चतरा का एरिया कितना है? 3718। चतरा के बाद हजारीबाग। हजारीबाग, हजारीबाग का एरिया 3555। देखिए, दो डिस्ट्रिक्ट, एक रामगढ़ दूसरा धनबाद, ये तो बॉटम 5 में आता है ना। तो हजारीबाग जो है ये हो गया। फिर बोकारो, अभी हम लोगों ने देखा बोकारो का एरिया कितना है? 2883। ठीक है, बोकारो के बाद कोडरमा का स्थान आता है। कोडरमा, कोडरमा का एरिया कितना है? 2540। छठे स्थान पे कौन आएगा? धनबाद। और सातवें पे रामगढ़। धनबाद का एरिया 2040, और रामगढ़ का 1341। 1341, ये हो गया। ठीक है, ये ज्योग्राफिकल एरिया हो गया। ये क्या हो गया? ज्योग्राफिकल एरिया हो गया। अब अगर फॉरेस्ट एरिया की बात करें, फॉरेस्ट एरिया, तो झारखंड में फॉरेस्ट एरिया कितना है? 23,721 स्क्वायर किलोमीटर।
परसेंटेज में 29.76%। ओके, ये है। अब सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया कौन से जिले का है? पश्चिम सिंहभूम का है, पश्चिम सिंहभूम का है। ओके, और सबसे कम जामताड़ा का, 106 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है मात्र। एक रीजन ये भी है कि जामताड़ा का एरिया भी कम है, जोग्राफिकल एरिया 1811 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा वाला और सबसे कम वाला, कम से कम ये आप याद रखेंगे। बोकारो के लिए जो फॉरेस्ट एरिया है ये कितना है? बोकारो का जोग्राफिकल एरिया 2883 और फॉरेस्ट एरिया है 576। ये क्या है? फॉरेस्ट एरिया है। परसेंटेज की बात करें तो अपने जोग्राफिकल एरिया का ये 19.98% है, मतलब लगभग 20%, लगभग 20% ये फॉरेस्ट एरिया हो। ठीक है, अब सेंसस 2011 का जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसको देखते हैं। मैंने ये कहा था कि सेंसस में वैसे डिस्ट्रिक्ट जिसका कोई इंपॉर्टेंट स्थान है तो उसके डेटा को आपको याद रख लेना है, बाकी को इग्नोर कीजिए। सेंसस 2011, सबसे पहले देखते हैं पॉपुलेशन। झारखंड की जनसंख्या कितनी है? 3,29,88,134। 2.72% है पूरा इंडिया का पॉपुलेशन का, और रैंक कितना होगा? 14th। ओके, अब इसमें बोकारो का पॉपुलेशन कितना है? बोकारो का है 20 लाख। ठीक है, एग्जैक्ट अगर याद करना हो तो 20,62,330। ये मैंने आपको बताया था, ये टॉप 5 में आता है। टॉप 5 को कैसे याद रखना है? पहले तो डिस्ट्रिक्ट आप याद रखिए। शुरुआत किससे होगा? शुरुआत होगा रांची से, रांची, उसके बाद धनबाद, गिरिडीह, रांची, धनबाद, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम, और फिर बोकारो। ये टॉप 5 हो गया। ओके, शुरुआत 29 लाख से होगा, और फिर मैंने कहा था कि दो दो माइनस करते चलना, लेकिन शुरुआत में दो माइनस ना करके 3 माइनस करेंगे तो 26 लाख हो जाएगा। अब दो माइनस कीजिए, 26 माइनस 2 कितना? 24 हो जाएगा। इधर 22 होगा, इधर कितना होगा? 20। तो बोकारो का 20 लाख हो गया। उसी तरह से बॉटम 5 जो है, बॉटम 5 शुरुआत कहाँ से होगा? पाकुड़ से होगा। पाकुड़ का सबसे, सॉरी, लोहरदगा ना, लोहरदगा, लोहरदगा। उसके बाद खूंटी। ओके, फिर सिमडेगा, कोडरमा, और पांचवा स्थान पे है लातेहार। इसका कैसे याद रखना है? शुरुआत करना 4 से, 4 लाख, 5, 6, 7, और लास्ट में भी 7। ओके, ये हो गया क्या? जनसंख्या। ठीक है, अब साक्षरता दर की बात की जाए, लिटरेसी रेट, तो झारखंड का कितना है? झारखंड का 66.41%। ये झारखंड का हो गया। टॉप 5 में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है? सबसे पहले आता है रांची। रांची का कितना है? 76%। ओके, फिर किसका स्थान आता है? पूर्वी सिंहभूम, उसके बाद धनबाद, फिर रामगढ़, और पांचवा स्थान पे है बोकारो। धनबाद का हम लोगों ने कितना देखा है? 74.52%। ओके, रामगढ़ का 73.17%, और बोकारो का 72.01%। रांची का कितना है? 76। पूर्वी सिंहभूम का 75%, 75.49%। ओके, तो ये टॉप 5 में शामिल है बोकारो। टॉप 5 में जो है ये
शामिल है। ये हो गया। लिंगानुपात की बात करें, सेक्स रेशियो, झारखंड का कितना है? 948। 948। ओके। इसमें टॉप 5 सबसे ज्यादा किसका है? पश्चिम सिंहभूम का। ये 1005 है। और सबसे लास्ट किसका है? धनबाद का। ये कितना है? 909। अगर बॉटम 3 की बात करें हम लोग, बॉटम 3, तो 24 पे तो धनबाद है, 23 पे कौन आ जाएगा? रामगढ़, और 22 पे बोकारो। धनबाद का कितना है? 909, 921, और बोकारो का 922। तो ये बॉटम 3 में आता है जब हम लोग बात करते हैं लिंगानुपात के लिए। अब शहरी जनसंख्या, अर्बन पॉपुलेशन। अर्बन पॉपुलेशन झारखंड का कितना है? झारखंड का है 24.05%। 24.05%, मतलब 76% लगभग आबादी जो है वो ग्रामीण जनसंख्या है, 24% शहरी जनसंख्या है। अब यहीं पर अगर टॉप 5 की बात करें, टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट, तो सबसे पहले नाम किसका आता है? धनबाद का। ओके। धनबाद के बाद पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के बाद बोकारो, इसके बाद रामगढ़, और फिर रांची। ये टॉप 5 है। ओके। तो यहाँ पर धनबाद का आपको याद रखना है 58.13%, जो कि टॉप में है ना। बोकारो हम लोग देख रहे हैं, इसका कितना है? 47.70%। और रामगढ़ का कितना है? 44.13%। मतलब टॉप 5 में रामगढ़ भी शामिल है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, न्यूनतम वाले में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आ जाता है? सबसे कम है गोड्डा का, 4.90%। फिर गढ़वा आता है, उसके बाद चतरा आता है। Okay, ये हो गया शहरी जनसंख्या। अब बोकारो के जो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस हैं, इसको देख लेते हैं। टूरिस्ट प्लेसेस, तो यहाँ का 2 तीर्थ स्थान कह लीजिए जो कि प्रसिद्ध है। एक है लुगुबुरु, घंटाबाड़ी, धोरमगढ़। लुगुबुरु, घंटाबाड़ी, धोरमगढ़। ये एक्चुअली एक पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, ये नाम जो है पर्वत श्रृंखला है, और संथाल के लिए सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। जिस तरह से जैन धर्म के लिए पारसनाथ है, उसी तरह से ये संथाल जनजाति के लिए लुगुबुरु घंटाबाड़ी है। ओके। ये टीटीपीएस जो है ललपनिया, उसी के पास में है। ठीक है, और ये भी आपको याद रखना है कि जब हम लोग बात करेंगे पर्वत श्रृंखला के लिए, जैसे पारसनाथ क्या है? एक पर्वत श्रृंखला है। पारसनाथ का जो सबसे ऊंचा पहाड़ है उसको बोलते हैं समेत शिखर, लेकिन ओवरऑल सबको जो है उस पहाड़ को ही पारसनाथ कह दिया गया है, और एक ट्रेंड चल गया है। ठीक ना, लेकिन एक्चुअल में जो हाईएस्ट चोटी वाला पहाड़ है वो समेत शिखर कहलाता है, और पर्वत श्रृंखला जो है वो पारसनाथ कहलाता है। तो जब पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं, तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला या सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला पारसनाथ का नाम आएगा, और सेकंड स्थान पे है लुगुबुरु घंटाबाड़ी। लेकिन जब हम लोग देखेंगे ऊंची चोटी के रिस्पेक्ट में, तो पहला स्थान तो पारसनाथ का ही रहेगा, दूसरा स्थान हो जाता है गढ़वा का सर्वोच्च पहाड़। ओके।
तो ये जो है झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। सबसे बड़ी आफ्टर पारसनाथ। यहाँ पर ये मेंशन कर दे रहा हूँ मैं ताकि आप कंफ्यूज ना करें। दूसरा स्थान सर्वत गढ़वा। ओके, और ये संथाल का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान। ठीक है, ये है। और यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा के समय मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो मेला का जो आयोजन है इसी से एक और तीर्थ स्थान यहाँ बन जाता है जिसको बोलते हैं फातिमा पत्थर मेला। फातिमा, एक्चुअली ये हतिया बोला जाता है। हतिया या हातिमा, फातिमा पत्थर मेला या फिर हातिया। ओके, अब ये मेला कहाँ पर लगता है? एक तो आपको याद रखना है कि दामोदर नदी के तट पे, दामोदर नदी के तट पे। और जगह कौन सा है? फुसरो, ये बोकारो में ही है। फुसरो, ठीक है। तो ये तीर्थ स्थान हो गया। इसके अलावे यहाँ पर दो पार्क है जो कि महत्वपूर्ण है। एक है जवाहरलाल नेहरू बायोलॉजिकल पार्क। जवाहरलाल नेहरू बायोलॉजिकल पार्क। और फोर्थ है सिटी पार्क। ये दोनों अलग अलग है। सिटी पार्क जो है ये एक आइलैंड की तरह बनाया गया है। ये क्या है? एक आर्टिफिशियल आइलैंड है। इसका अगर आप इमेज देखेंगे तो कुछ हद तक समझ पाएंगे। ये देखिए, ये जो है सिटी पार्क है ये। तो ये आर्टिफिशियल आइलैंड है सिटी पार्क। तो दोनों अलग अलग है। बायोलॉजिकल पार्क अलग हो गया, सिटी पार्क अलग हो गया। ओके, यहाँ पर एक और मंदिर है। ये हो जाएगा पांचवा। अयप्पा मंदिर बोलते हैं इसको। अयप्पा मंदिर दामोदर नदी के तट पर एक आश्रम है, इसको बोलते हैं पपुनकी आश्रम। उनकी आश्रम। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स है उसको देख लेते हैं। वाटरफॉल्स, एक है चंद्रू जलप्रपात। चंद्रू जलप्रपात। फिर खांजो वाटरफॉल। बरद पिछरवा, बरद पिछरवा वाटरफॉल। ये जो चंद्रू वाटरफॉल है ये कुनार नदी पर है। कुनार नदी। कुनार नदी किसकी सहायक नदी है? ये दामोदर की सहायक नदी है। बोकारो थर्मल पावर स्टेशन के पास है ये वाटरफॉल। खांजो वाटरफॉल एक नदी ही है, खांजो नदी, उसी पर है ये। ओके, भरत पिछरवा जो है बोकारो नदी है। बोकारो नदी
कोनार नदी से जाकर मिल जाती है और इसका ओरिजिन कहाँ होता है? हजारीबाग से। देखिए बोकारो जो है, इसको बोकारो को पहले माराफारी बोला जाता था, ठीक है, माराफारी। इस नदी के कारण, बोकारो नदी के कारण इसको बोकारो बोला गया, ठीक है। ये हो गया। एक और वाटरफॉल है जिसको बोलते हैं मयूरी नाला। मयूरी नाला। मयूरी नाला जो है ये पश्चिम बंगाल और झारखंड के बॉर्डर पर स्थित है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हो गए। अब बोकारो में जो इंपॉर्टेंट रिवर है उसको देखते हैं, महत्वपूर्ण नदियां। इंपॉर्टेंट रिवर, सबसे पहले नाम आ जाएगा दामोदर का। दामोदर। दामोदर नदी जो है ये लातेहार से निकलती है। लातेहार से निकलने के बाद चतरा रांची के बीच बाउंड्री बनाते हुए हजारीबाग, फिर रामगढ़, ओके, रामगढ़ के बाद इसका प्रवेश होता है बोकारो में। बोकारो से फिर ये धनबाद और फिर पश्चिम बंगाल। तो बोकारो में इसकी एंट्री होती है। अब दामोदर की जो सहायक नदियां हैं उसमें से एक है कोनार नदी। कोनार नदी, ओके। कोनार नदी हजारीबाग से, इसका जो ओरिजिन है ये हजारीबाग है, ठीक है। हजारीबाग से निकलने के बाद ये बोकारो में दामोदर से मिल जाती है। जैसे ये दामोदर है, ओके, ये दामोदर है। एक बोकारो नदी और फिर कोनार नदी, ये लास्ट में कोनार ही कहलाती है। ये इस तरह से इसका ओरिजिन होता है, ये इसका संगम होता है दामोदर में। और यहीं पर है, इसी एक किनारे बीटीपीएस है, ठीक है। और अभी जो मैंने बताया कि चंद्रो वाटरफॉल एक बीटीपीएस के जस्ट बगल में है। तो ये कोनार नदी हो गया, ठीक है। कोनार नदी के किनारे बोकारो थर्मल पावर प्लांट है, ये आप याद रखिएगा। फिर एक है खांजो नदी। इस नदी पर खांजो वाटरफॉल भी है, बोकारो से निकलती है और बोकारो में ही दामोदर से मिल जाती है बेरमो के पास, ओके। फिर जोरिया नदी है। जोरिया नदी, जोरिया नदी भी बोकारो से ही निकलती है, ओके, और बोकारो में ही दामोदर से मिल जाती है। इसके बाद जमुनिया नदी। जमुनिया नदी ये भी एक महत्वपूर्ण नदी है। इसका ओरिजिन हजारीबाग से होता है, हजारीबाग के विष्णुगढ़ से इसका ओरिजिन होता है, ओके। हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, इन बोकारो और धनबाद भी है, तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट में इसका प्रवाह होता है, ओके। और ये जो नदी है, आप जानते हैं एक शहर है गोमो धनबाद में, ये शहर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक। गरगा नदी। गरगा नदी, गरगा नदी जो है इसका भी ओरिजिन बोकारो से ही होता है। और धन एक्चुअली जो इसका संगम है वो आता तो है धनबाद में, लेकिन धनबाद बॉर्डर के पास में है। धनबाद में एक जगह है तिलमेचो, यहाँ पर बहुत सारी नदियों का मिलन होता है, ठीक है। तो ये बोकारो से निकल करके धनबाद के तिलमेचो के पास दामोदर में मिल जाती है, ठीक है। तो ये 6 इंपॉर्टेंट रिवर हो गया बोकारो के लिए। अच्छा, एक और यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, एक है गोवाई नदी। गोवाई नदी, इस नदी के तट पर जो है झारखंड महोत्सव का आयोजन किया जाता है चंदन क्यारी में। बस याद रखिए गोवाई नदी जो है ये बोकारो से संबंधित है। इसके बाद अच्छा, एक स्टेडियम का नाम भी आप याद रखेंगे। स्टेडियम, देखिए एक है मोहन कुमार आहूजा, ओके, एक है मोहन कुमार आहूजा और एक है मोहन कुमार मंगलम, दोनों अलग अलग है। जब मंगलम की बात की जाएगी तो बोकारो,
आहूजा जो है वो जमशेदपुर। मोहन कुमार मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम। ओके, ये कहाँ पर है? बोकारो में है। और ये एक फुटबॉल स्टेडियम है। कौन सा स्टेडियम है ये? फुटबॉल स्टेडियम है। ठीक है, ये हो गया। और ये जो मोहन कुमार मंगलम है, तो जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बोकारो में स्थित है, उसी के ये एक एम्प्लॉय थे, मोहन कुमार मंगलम। उन्हीं के नाम पर इस स्टेडियम का नाम रखा गया है। ठीक है? और मोहन कुमार आहूजा जो है वो जमशेदपुर में है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। अब इसके इंडस्ट्री वाले पार्ट को देख लेते हैं। इंडस्ट्री, झारखंड में जो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसके 4 रीजनल सेंटर्स हैं। मतलब 4 इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है। कौन कौन सा है? रांची, आदित्यपुर, बोकारो और संथाल परगना। तो यहाँ पर एक है बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके, रांची है, आदित्यपुर, बोकारो और संथाल परगना। ओके, तो ये एक है बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, अब यहाँ पर जो जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है उसको देख लेते हैं। जब भी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री की बात आएगी तो पहला नाम किसका आएगा? स्टील का आएगा, स्टील प्लांट का आएगा। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये जो है एक कंपनी थी, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। ओके, 1954 को इस्टेब्लिश हुई थी राउरकेला में। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली इस्टेब्लिश किया गया। इसके ब्रांचेस जो है एक्सटेंड किए जाने लगे और इसी को सेल में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है ये 54 में ही इस्टेब्लिश हो गया था। और इसके अभी जो है 5 मेजर प्लांट है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का। ठीक है, इसका एक है राउरकेला, फिर भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो और बरनपुर। बरनपुर, तो ये जो बोकारो वाला है, ये यूएसएसआर की मदद से इस्टेब्लिश किया गया था। और इसमें जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज हुए हैं वो पूरी तरह से स्वदेशी है। टेक्निक है सोवियत संघ का, लेकिन जितने इंस्ट्रूमेंट है वो पूरी तरह से स्वदेशी है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये इंडिया का पहला स्वदेशी स्टील प्लांट है। पहला स्वदेशी स्टील प्लांट है ये बोकारो का। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो बोकारो स्टील प्लांट है, इसी का ही ब्रांच हो गया ना, बोकारो स्टील प्लांट। ये 64 में स्टैब्लिश हुआ था, 29 जनवरी 1964। कहाँ पर? माराफारी में। माराफारी, बोकारो का पुराना नाम क्या है? माराफारी है। ओके, देखिए ये क्या है, इसमें स्थापना हुआ है ना, इसमें 64 में स्थापना हुआ है। और इसमें प्रोडक्शन कब स्टार्ट हुआ है? प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है 74 में। याद रखिएगा, ये अलग अलग चीज़ें हैं। 74 में प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है। ओके, 64 में स्टैब्लिश हुआ, वर्किंग कंडीशन में आ गया 72 में, और 74 में यहाँ पर स्टील का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो स्टैब्लिश हुआ है वो किस पंचवर्षीय योजना में स्टैब्लिश हुआ है? पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो 51 से 56, दूसरी 56 से 61, थर्ड
61 से 66, ओके। रेस्ट पीरियड कहलाता है 66 से 69। तो 64 में स्टेब्लिश हुआ है ना, तो 64 किस में आता है? थर्ड पंचवर्षीय योजना में। तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्टेब्लिश हुआ है, ओके। ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बोकारो स्टील प्लांट हो गया। इसके बाद ये जो स्टील प्लांट होते हैं, तो इसके फर्नेसिस में जो इसकी भट्टी होती है, तो उसमें जो ईंटों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, या उसके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसके लिए अलग अलग रिफ्रैक्ट्री इंडस्ट्री होता है। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसकी अपनी रिफ्रैक्ट्री यूनिट है, जिसका हेडक्वार्टर बोकारो में ही है। सेल रिफ्रैक्ट्री यूनिट, इसको बोलते हैं एसआरयू। वैसे तो बहुत सारा रिफ्रैक्ट्री यूनिट है, लेकिन चूंकि सेल है तो इसलिए आपको याद रखना है कि इसका एक रीजन जो है बोकारो है, ओके। बोकारो में भी है, ये रामगढ़ में भी है। बोकारो में है, रामगढ़ में है, ठीक है। बोकारो, रामगढ़, ठीक है। ये हो गया। एक और प्लांट है यहाँ पर, इलेक्ट्रो स्टील। इलेक्ट्रो स्टील प्लांट, इलेक्ट्रो स्टील प्लांट जो है ये 2006 में स्टेब्लिश हुआ है, ओके। और बोकारो में कहाँ है? सियाल जोरी में, सियाल जोरी में। और करेंटली जो है ये वेदांता लिमिटेड के अंतर्गत आ गया है। वेदांता ने जो है इसको ऑक्यूपाई कर लिया है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक सीमेंट इंडस्ट्री भी है, डालमिया। डालमिया सीमेंट इंडस्ट्री, ये बोकारो में है। इसके बाद यहाँ पर है एक्सप्लोजिव लिमिटेड, इंडियन एक्सप्लोजिव लिमिटेड, ठीक है। देखिए ये जेपीएससी के एग्जाम में आया था, और मैंने आपको पढ़ाया था 1955। ये 1955 में स्टैब्लिश हुआ था, लेकिन आंसर की में मेरे ख्याल से 54 दिया हुआ था। तो 55, जब आप ऑब्जेक्शन करते हैं किसी भी क्वेश्चन के लिए, तो जो डेटा है वो टेक्स्ट बुक जो होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड टेक्स्ट बुक, उसी का डेटा कंसिडर किया जाता है। तो ये किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में नहीं मिला। जो टेक्स्ट बुक कॉम्पिटिटिव टेक्स्ट बुक होते हैं या फिर न्यूज़ आर्टिकल जो होते हैं, वहाँ पर 55 तो मिल गया, लेकिन जिसको जेपीएससी ऑथेंटिक माने माने वहाँ पर ये डेटा नहीं मिला। न्यूज़पेपर में 55 मिलता है, 1958 मिलता है। 58 में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, उद्घाटन किया गया था, ये मिल जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा उद्घाटन होता है, ये भी मिल जाता है डेटा। लेकिन 54 जो आंसर की में था वो नहीं मिलता है। तो खैर देखते हैं ऑब्जेक्शन के बाद क्या आंसर की आता है इसका। ये दोनों याद रखिएगा, 55 58, और अगर आंसर की वही रहा तो जो आंसर था वो ऐड कर दिया जाएगा, उसको याद रख लेना है। अभी ये जो कंपनी है, ये ओरिका नाम की कंपनी है, ऑस्ट्रेलिया की। उसने इसको जो है एक्वायर कर लिया है, ओरिका। 1999 में इसको जो है एक्वायर कर लिया है, ओके। जो स्टील कंपनी होती है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन के भी, वहाँ से ऑक्सीजन के भी प्लांट लगाए जा सकते हैं। और यही कारण है कि कोविड के टाइम पे, ये आप याद रखिएगा, कोविड के टाइम पे ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाया गया था। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाया गया था। तो ये जो है झारखंड के दो शहर, एक तो बोकारो हो गया, बोकारो स्टील सिटी,
और टाटा नगर। टाटा नगर ये कहाँ पर है? जमशेदपुर का रेलवे स्टेशन है। ये दो जगह से रेल जो है ट्रेन चलाई गई थी। ओके। और यहाँ से बांग्लादेश तक भी ट्रेन जो है चली थी, इसका ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट और मैं ऐड कर रहा हूँ। ये जो बोकारो स्टील प्लांट था ना, तो मैंने यहाँ बताया कि 64 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, 64 में। ओके। तो 64 में एक्चुअली सारा डॉक्यूमेंटेशन हो गया था, लेकिन वास्तविक रूप से जो है ये लाइट में 66 में आया था। अब यहाँ बोलें कि मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। जितने डेटा इसके अवेलेबल है ना, तो वो आपको बताया जा रहा है। 64 में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होता है इसको इस्टेब्लिश करने के लिए। 66 में उस समय जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी के द्वारा जो है फाउंडेशन स्टोन जो है ये डाला जाता है। ठीक है। 72 में क्या होता है, ये पूरी तरह से बन के तैयार हो जाता है और ऑपरेशन में आ जाता है। लेकिन स्टील का प्रोडक्शन कब स्टार्ट होता है? 74 में। थोड़ी थोड़ी बातों से क्वेश्चन का आंसर जो है अलग हो जाएगा। ठीक है, ये सब आप ध्यान में रखिएगा। ओके। ठीक है। अब यहाँ पर एक आपको ये भी ध्यान रखना है कि बोकारो का जो चंदन क्यारी है, यहाँ पर मीथेन गैस का बहुत ही बड़ा भंडार मिला है। मीथेन गैस का बहुत ही बड़ा भंडार मिला है और बहुत ही जल्द, लगभग जो है काम स्टार्ट ही हो गया है। ओएनजीसी के द्वारा ओएनजीसी के द्वारा एक प्लांट, मीथेन प्लांट जो है स्टैब्लिश किया जा रहा है। और ये जो प्लांट है, ये बोकारो स्टील प्लांट से भी बड़ा होगा। ठीक है। ये सब जो मैं बता रहा हूँ ना, सभी ये सेंसस और इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन किया हुआ है। ठीक है? तो एक चीज़ तो समझ में आ गया कि जेएसएससी और जेपीसी का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये भी दिमाग में रखिए कि क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में तो उसका आंसर गलत होगा, तो आप क्या डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करेंगे, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। तो इसीलिए ज़्यादातर जो भी डेटा मैं ले रहा हूँ ना, वो सेंसस, इकोनॉमिक सर्वे या भी जो भी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, तो उन्हीं सब डॉक्यूमेंट से आपको पढ़ाया जा रहा है, ताकि उस डेटा को बाद में ऑब्जेक्शन के साथ यूज किया जा सके। ठीक है। ओके, यहाँ पर और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बचता है, ये इंडस्ट्री का हो गया, ठीक ना। दो तीन और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फिर हम लोग देख लेंगे इसके विधानसभा, लोकसभा, प्रखंड अनुमंडल को और बाउंड्री को। अच्छा, यहाँ बोकारो में एक पहाड़ है। एक्चुअली वो बोकारो में नहीं है, ये 3 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। इसको बोलते हैं झुमरा पहाड़। इसको बोलते हैं झुमरा पहाड़। तो ये जो झुमरा पहाड़ है, ये रामगढ़, हजारीबाग और बोकारो, इन तीनों को जो है कवर करता है। इन तीनों को कवर करता है। ठीक है। और ये झुमरा पहाड़ किस लिए प्रसिद्ध है? नक्सलवाद से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित है। नक्सलवाद के लिए ये जो है इसको जाना जाता है। ठीक है। ये हो गया झुमरा पहाड़। बोकारो जो है कोयला के लिए भी प्रसिद्ध है। तो कोयला जो है, जब इसकी माइनिंग होती है, तो कोल माइंस के साथ साथ कोल वासरी भी इस्टेब्लिश किया जाता है, ताकि कोयले को साफ किया जा सके डस्ट से। ठीक है। तो कोल वासरी नाम की एक चीज़ है। तो यहाँ पर बोकारो में एक जगह है, इसको बोलते हैं करगाली। करगाली जो है ये बहुत ही बड़ा, इवन एशिया का सबसे बड़ा कोलवासरी इसको माना जाता है। करगाली, ये क्या है? कोलवासरी है। सबसे बड़ा सबसे बड़ा कोलवासरी है। ओके। और यहाँ पर 2 थर्मल पावर प्लांट हैं। एक्चुअली 3 हैं, तेनुघाट भी है। तो जो थर्मल पावर प्लांट हैं, वो कौन-कौन से हैं? एक है बीटीपीएस,
बोकारो थर्मल पावर स्टेशन। ओके, और ये झारखंड का पहला थर्मल पावर स्टेशन है। 1953 में ये स्टैब्लिश हुआ है। फिर सीटीपीएस, चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन, ये सब आपको जो है रेलवे स्टेशन के बगल में मिल जाएगा। आपको चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन जो है चंद्रपुरा स्टेशन के पास में ही है। ठीक है, ये हो गया। ये दोनों डीवीसी के अंतर्गत आता है। फिर एक है टीटीपीएस, ये तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन। ओके, एक डैम भी है तेनूघाट नाम का, तेनूघाट डैम। ओके, इसके बाद यहाँ एक जगह है जिसको बोलते हैं भेंडरा। भेंडरा, ये जो जगह है अभी तो खैर उतना नहीं है, बहुत पहले जितने भी आयरन या स्टील के इंस्ट्रूमेंट बनते थे, तो ये पूरे भारत में सबसे ज़्यादा यही बनता था, भेंडरा में। और यही कारण है कि इसको जो है शेफील्ड का नाम दिया गया है। शेफील्ड एक शहर है ब्रिटेन में, जो कि आयरन और स्टील से बनने वाले इंस्ट्रूमेंट के लिए प्रसिद्ध है। तो उसी से इसको कंपेयर किया जाता है, भेंडरा को। तो झारखंड का शेफील्ड कौन है? ये भेंडरा है। ठीक है, स्थानीय प्रशासन की अब बात की जाए तो जो नगर निगम है शहरी प्रशासनिक क्षेत्र में, यहाँ पर 50 नगर निगम है। 50 नगर निगम। 2015 में 3 म्यूनिसिपल कारपोरेशन इस्टेब्लिश किया गया था। कौन कौन सा? हजारीबाग, आदित्यपुर और चास। तो ये 2015 में इस्टेब्लिश हुआ है। ओके, अब अनुमंडल और प्रखंड देख लेते हैं। इसमें अनुमंडल और प्रखंड, झारखंड में कितने अनुमंडल हैं? 45। ओके, 45 है। और सबसे ज़्यादा कहाँ है? उत्तरी छोटा नागपुर में। उत्तरी छोटा नागपुर में कितने अनुमंडल हैं? 13। इसमें गिरिडीह, यहाँ पर 4 अनुमंडल है। कौन कौन सा? गिरिडीह, खोरी महुआ, डुमरी और सरिया बगोदर। ओके, फिर हजारीबाग, चतरा और बोकारो, इन सभी जगह 2-2 अनुमंडल है। ओके, फिर धनबाद, रामगढ़ और कोडरमा, इन सभी जगह 1-1 अनुमंडल है। हजारीबाग में एक हजारीबाग, दूसरा बरही। चतरा में एक चतरा, दूसरा सिमरिया। बोकारो में एक चास है और बेरमो अनुमंडल है। ठीक है, प्रखंड की बात की जाए तो बोकारो में कुल 9 प्रखंड हैं। कितने हैं? 9 प्रखंड। बस संख्या याद रखिए, 9 प्रखंड है। ठीक है? 9 प्रखंड और कहाँ कहाँ है? साहिबगंज में है, गोड्डा में है, सरायकेला खरसावां, और एक ये बोकारो हो गया। तो ये क्या हो गया? ये अनुमंडल और प्रखंड हो गया। अब देखते हैं विधानसभा क्षेत्र। विधानसभा क्षेत्र, झारखंड में टोटल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? झारखंड में टोटल 81 विधानसभा क्षेत्र है। ये जो 81 विधानसभा क्षेत्र है, इसमें 9 शेड्यूल कास्ट के लिए, 9 शेड्यूल कास्ट के लिए, 28 शेड्यूल ट्राइब के लिए, और जितने बच रहे हैं वो सभी अनरिजर्व्ड हैं। ठीक है, अब इसमें विधानसभा क्षेत्र कौन कौन सा है बोकारो का देखना है। बोकारो में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। एक है गोमिया, बेरमो, बोकारो, चंदन क्यारी। ये चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, शेड्यूल कास्ट के लिए। ओके,
अब देखते हैं लोकसभा। बोकारो नाम से तो कोई लोकसभा क्षेत्र है नहीं, ठीक है। तो ये जो 4 विधानसभा क्षेत्र हैं इसके, इसमें से 2 चला जाता है गिरिडीह लोकसभा में और 2 धनबाद लोकसभा में। ओके। गोमिया और बेरमो, ये किसका हिस्सा है? ये हिस्सा है गिरिडीह लोकसभा का। गिरिडीह लोकसभा का। ओके। बोकारो और चंदन क्यारी ये है धनबाद लोकसभा का क्षेत्र। धनबाद लोकसभा में धनबाद और बोकारो के विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। गिरिडीह लोकसभा में गिरिडीह, बोकारो और धनबाद के विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। ओके। फिर अभी तक हम लोगों ने देखा हजारीबाग। हजारीबाग में रामगढ़ और हजारीबाग के विधानसभा क्षेत्र हैं। फिर कोडरमा, कोडरमा में कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग के विधानसभा क्षेत्र शामिल है। तो ये विधानसभा और लोकसभा हो गया। झारखंड में कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? 14, जिसमें कि 1 शेड्यूल कास्ट के लिए और 5 शेड्यूल ट्राइब के लिए, ठीक है। और अंत में देखते हैं हम लोग बाउंड्री। बाउंड्री इसको आप देख पा रहे होंगे। देखिए बोकारो जो है ये पश्चिम बंगाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है। पश्चिम बंगाल का कौन सा जिला है? पुरुलिया है। ओके, तो ये पुरुलिया हो गया। बाकी झारखंड का एक धनबाद है, गिरिडीह है, हजारीबाग है और रामगढ़ है। ओके, मतलब बोकारो का, ये झारखंड का 4 डिस्ट्रिक्ट हो गया और पश्चिम बंगाल का 1 डिस्ट्रिक्ट पुरुलिया हो गया। इसके साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है, ठीक है। इसी के साथ ये बोकारो डिस्ट्रिक्ट का लेक्चर कंप्लीट हो गया है और इसके अलावा सिर्फ धनबाद का बच रहा है। इसके जस्ट बाद अपलोड कर दिया जाए, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।